सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 1 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। और जैसे कि हम जानते हैं कल यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट भी आया है जिसमें कई छात्रों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जिन छात्रों को किसी कारणवश नहीं हो पाया है वह वापस से तैयारी जुट जाएँ और आगे आने वाले आगामी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। और देखिए एक और बार 1 जनवरी से शुरू हुआ ये साल, अब 1 मार्च पे आ गया है। समय बहुत तेज़ी से आगे चला जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखते-देखते जितना समय मेंस के लिए मिल रहा है, वो भी समय धीरे-धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए समय का डेली बेसिस पे आवरली मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कई बार पहले भी बताया है कि हमें लगता है कि अभी तो समय है, मगर देखते-देखते 1 दिन, 1 महीना और 1 साल में बदल जाता है, पता भी नहीं लगता है। और ये बात हर चीज़ पे मान्य होती है। जिन छात्रों का इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है, देखते-देखते अगली प्रारंभिक परीक्षा भी आपके सामने आ जाएगी। पर बात ये है कि क्या इस बीच, इस सफ़र में आपने अपनी कमियों पर काम करा और क्या उन्हें ओवरटेक करके, इम्प्रूवमेंट करके कुछ परिवर्तन लाए? बाकी चीज़ तो लगी रहती हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। वृद्धि दर घटकर 6.2%, कई क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से नवंबर तिमाही में घटकर 6.2% रह गई है। कृषि को छोड़कर खनन, विनिर्माण और अन्य सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहने से इसमें सुस्ती आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर से सितंबर 24 तिमाही में 6.2% की वृद्धि दर्ज की, जबकि एक साल पहले के समान अवधि में ये 9.5% थी। मतलब जहाँ पहले लास्ट ईयर सेम अवधि में एक नॉर्मल टाइम में 9.5% थी, आज वो गिर के 6.2% पे आ गई है। बाजार भी बहुत गिरा हुआ है इस समय। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 5.6% रही थी। इस बीच विश्व बैंक की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को विश्व के वर्ष 2047 तक उच्च आय वाले देश बनने के लिए औसतन 7.8% की दर से वृद्धि करनी होगी। तो एवरेज अगर हमारी ग्रोथ 7.8% के हिसाब से होगी, तभी जाके हम 47 तक एक रनिंग इकॉनमी बन पाएंगे। सकल मूल्यवर्धन जीवीए के मुताबिक तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर एक साल पहले की समान तिमाही के 14% से घटकर 3.5% की रह गई है। खनन और उत्खनन उत्पादन वृद्धि आगे आएंगे पेज नंबर 8 पे। दर तीसरी तिमाही में एक साल पहले के 4.7% से घटकर 1.4% रह गई है। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी एक साल पहले के मुकाबले कम हो गई है। और देखिए ये सब जो हो रहा है ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि इससे सुस्ती आ जाती है, लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है। कंज्यूमर मार्केट तो डिस्ट्रॉय होती होती साथ में पूरा ट्रेड और एक जो रनिंग इकोनॉमिकल साइकिल होती है उसे भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। विश्व बैंक को शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के वर्ष 47 तक उच्च आय वाला देश बनाने के लिए औसतन 7.8% दर से वृद्धि करनी होगी। विश्व बैंक ने एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाना शीर्षक से जारी अपनी भारत देश ज्ञापन में कहा गया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को वित्तीय क्षेत्र के साथ भूमि एवं श्रम बाजारों में भी सुधार करने होंगे। वर्ष 2000 से 24 के बीच भारत की औसत वृद्धि दर 6.3% रहने की मान्यता देते हुए यह रिपोर्ट कहती है कि भारत की पिछली उपलब्धियां उसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं। बहुत ही अपने आप में ये चिंता की बात है अर्थव्यवस्था के लिए। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका यूक्रेन की कल थोड़ी सी बहस होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जेलेंस्की के साथ, राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ।
सहमति नहीं बन पा रही है रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने को लेके, तो उसी को लेके यहाँ पे अपडेट है। अच्छी खासी बहस हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका राष्ट्रपति या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसे ऑन टेलीविज़न लड़ रहा हो बातों-बातों में। अ, आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की। ये संपादकीय इसका में रहने वाले हैं जोखिम के पहाड़, साझेदारी के मोर्चे, त्वरित वितरण का दबाव और चुनौतियाँ। जोखिम के पहाड़ उत्तराखंड के हिमस्खलन ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इस पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ की चट्टानें खिसकने कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ समय के अंतराल में बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं डराती हैं। लगभग हर वर्ष होने वाले हिमस्खलन में कई लोगों की मौत हो जाती है। पर्वतारोही से लेकर आम नागरिक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूर आए दिन हिमस्खलन की चपेट में आते हैं। देखिए, हिमस्खलन अपने आप में बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक घटना है। एकदम से आ जाता पहाड़, पूरा पहाड़, जो बर्फ होती है, वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। जो भी अपने सामने आता है उसे समा लेती है अंदर। उन्हें बचाने का प्रयास होता है, लेकिन लापता हुए लोगों की कई बार पता ही नहीं लगता। अब देखिए, हिमस्खलन के बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसे खड़ा था, ये खड़ा था, और ये मान लीजिए आप ऐसे पहाड़ वगैरह आपका ऐसे करके हिमस्खलन होने पे इतना ज़्यादा स्नो इकट्ठा हो जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कई फुट बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो और कठिन हो जाते हैं। हालांकि हिमालय क्षेत्र में बर्फ़ की भारी चट्टानें खिसकने की घटनाएं होती रही हैं, मगर पिछले एक दशक में इसकी आवृत्ति जिस तरह बढ़ी है, उस पर अब सोचने की ज़रूरत है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद भी बर्फ़ पिघल रही है ज़्यादा। गौरतलब है कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर मांडा गांव में हिमस्खलन से मची तबाही से लोग एक बार फिर सहम उठे हैं। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को हुई घटना में 57 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। इनमें से ज़्यादातर लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। हालांकि कई के लापता होने की खबर है। यो हिमस्खलन की चेतावनी एक दिन पहले ही जारी कर देने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि सूचना और निर्माण मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई, या फिर किसी स्तर पर उस मामले में लापरवाही बरती गई है। हालांकि हिमस्खलन होने की घटना के बारे में वार्निंग पहले दे दी गई थी कि हिमस्खलन होने की आशंका है, मगर फिर भी निर्माण कार्य जारी रखा गया। या तो ये लापरवाही है, या फिर ये सूचना वहां तक नहीं पहुंचाई गई थी। दरअसल पिछले कुछ समय से हिमस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी की एक वजह प्राकृतिक है। दूसरी वजह असंतुलित विकास और पर्यावरण की उपेक्षा, उपभोक्तावादी संस्कृति को रद्द करने और उस अवसे अपने अपना कर जिस तरह वैश्विक तापमान को बढ़ाया गया। बहुत सही बात है कि हमने जो कंज्यूमरिज्म को प्रोत्साहित करा है, और हमने इस चर के चक्कर में पृथ्वी का दोहन ही करा है, तापमान भी बढ़ा दिया है एमिशंस करके। ना केवल जल, जंगल और ज़मीन पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि समुद्र तथा पहाड़ भी इससे अछूते नहीं रहे। प्रकृति की प्रतिक्रिया हमें जलवायु परिवर्तन में रूप में देख सकते हैं। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, और कहीं जंगलों में आग से लेकर हिमस्खलन की बढ़ती घटनाएं इसी का संकेत दे रही हैं। हिमस्खलन जैसी घटनाओं के प्रति समय सावधानी और जन जागरूकता के से कुछ हद तक जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। मगर पहाड़ी इलाकों में जिस तरह मनुष्य को बेतहाशा हस्तक्षेप बढ़ा है, उसमें सड़क से लेकर अन्य अन्य अनियोजित निर्माण कार्य के गंभीर नतीजे अब सामने आ रहे हैं। देखिए, ईवी हमने जिस तरीके से माउंटेन में प्लानिंग इम्प्रॉपर प्लानिंग करके सड़कें और कई निर्माण बसावटें कर दी हैं, ये वहाँ की प्राकृतिक बनावट को भी खतरा दे रहा है। अगला है साझेदारी के मोर्चे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर सहयोग के समीकरणों के में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसमें ज़्यादातर देशों के लिए ये बात मायने रखती है कि आर्थिक रणनीति और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का रुख क्या कहता है। ये बेवजह नहीं है कि अलग अलग देश अपने तरीके से भारत के साथ सहयोग के नए रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद कई मसलों पर अमेरिका का रुख छिपा नहीं है। ट्रंप के कई बयानों से वैश्विक स्तर पर उपजी अनिश्चितता के बीच ये स्वाभाविक है कि दूसरे देश भावी अवरोधों के मद्देनजर नए और वैकल्पिक रास्तों की ओर कदम बढ़ाए। इस लिहाज से देखा तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वैंडर लायन
अभी देखिए यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डर लायन जी, अध्यक्ष जो हैं यूरोपियन कमीशन की, वो भारत दौरे पे आई हुई हैं। भारत के साथ कई व्यापार और संबंधों पर यूरोपियन कमीशन के साथ अपने सहयोगियों को लेकर बातें हुई। कैसे नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत और व्यापार बढ़ाया जा सके। उनके साथ 27 सदस्य देशों के वरिष्ठ राजनीतिक नेता भी भारत दौरे पर आए। भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी साझेदारी की और ज़्यादा मजबूत करने के साथ साथ भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी अत्यधिक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं पर व्यापक चर्चा की। कई चीज़ों पर बातचीत हुई व्यापार को लेकर। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा समय में 6,000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। वे लाखों नौकरियों का सृजन कर रही हैं और इस तरह भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। ऐसे में अगर यूरोपीय संघ और भारत के बीच आर्थिक सहयोग का माहौल बेहतर हो तो दोनों देश पक्षों के बीच निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं और कारोबारी माहौल में और सुधार हो सकता है। हालांकि इस संदर्भ में ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि यूरोपीय संघ अगर भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने की कोशिश में है तो इसके पीछे चीन के जोखिम से पार पाना भी एक मुख्य कारण है। यूरोपीय संघ से कार, शराब और अन्य उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क, यूरोपीय बाजार में उसकी दवाओं और रसायनों तक भारत की ज़्यादा पहुंच, भारत की ओर से कार्बन टैक्स के प्रस्ताव का विरोध, डेटा सुरक्षा आदि कई कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर सहमति की बुनियाद पर ही दोनों पक्षों के बीच संबंधों का ये सफ़र आगे बढ़ सकेगा। बहुत ही बदलता दौर है आज डिप्लोमेसी में भी, कूटनीति में। अगला संपादकीय रहेगा त्वरित वितरण का दबाव और चुनौतियाँ। राजकुमार जैन साहब ने ये लिख लिखा है, बढ़ते ई कॉमर्स में क्विक डिलीवरी और हमारे उपभोक्तावादी नए समाज को लेके भी। आधुनिक जीवन शैली में हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं दोनों ही तेज़ी से बढ़ रही हैं, चाहे वह व्यंजन हो, कपड़ों हो, किराना हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या अन्य कोई चीज़। हम सभी कुछ तुरंत तुरंत अपने हाथों में चाहते हैं। बेहिसाब बढ़ती हुई ये लालसा पूरी करने के लिए ऑनलाइन खरीदारी और त्वरित डिलीवरी यानी जल्दी सामान पहुंचाने वाली सेवाओं का चलन तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है। इस प्रक्रिया के मुख्य नायक हैं वह युवा जो हमारी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें अपनी स्कूटी या मोटरसाइकिल से हमारे दरवाजे तक पहुंचाते हैं। मगर क्या हमने अभी सोचा है कि घर तक जल्दी सामान पहुंचने की इस आपाधापी में ये युवा प्रतिदिन कितना श्रम करते हैं और कितनी जोखिम उठाते हैं? उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं। इसमें कोई दोहराय नहीं है कि अब पूरे देश में सामान पहुंचाने की सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। कम से कम समय में सामान उपलब्ध कराने की होड़ मची है। घरों तक सामान पहुंचाने वाले कई वाणिज्य मंच हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अब अभिन्न अंग बन गए हैं और इस क्षेत्र के साथ बढ़ते ही हमारे सामने एक नया रोजगार क्षेत्र भी खड़ा हो जाता है जो इसे कहते हैं गिग वर्कर्स। ये भी एक नया वर्किंग क्लास है। हालांकि उपभोक्ताओं के लिए इस सुविधा के वादे के पीछे गिग वर्कर्स का संघर्षपूर्ण जीवन छिपा है, जिन्हें रोज कई घंटे लगातार काम करना पड़ता है। उन्हें सड़कों पर जाम से लेकर जल्द सामान पहुंचाने के दबाव में कई बार जान जोखिम में भी डालना पड़ता है। सामान पहुंचाने से जुड़े इन कर्मियों का जीवन बेहद कठिन है। उनकी नौकरी सिर्फ सामान पहुंचाने की होती है कि नहीं होती। दरअसल ये एक ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दबाव भी शामिल होता है। प्रतिदिन उन्हें लंबी अवधि तक काम करना पड़ता है। इस दौरान वे मौसम की बदलती परिस्थितियों का भी सामना करते हैं, चाहे ठिठुरा देने वाली सर्दी हो, कड़ी धूप या फिर बारिश। इसके अलावा उन्हें अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तेज़ गति से वाहन चलाना पड़ता है। ये भी है, क्विक डिलीवरी करने के चक्कर में ये अपनी बहुत जान रिस्क भी डालते हैं। तेज़ वाहन चलाना पड़ता है, टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। पहले लोग घर के नज़दीक किराने की दुकान, जनरल स्टोर और आदि तक झोला हाथ में लटकाए पैदल ही जरूरत का सामान स्वयं लेकर आते थे, मगर अब इनकी जगह स्कूटी सवार इन युवाओं ने ले ली है। वितरण कार्य से जुड़े ये कर्मी वाहनों का असहनीय दबाव झेल रही सड़कें
सड़कों पर सामान लेकर जाते हुए प्रायः दिखते हैं। कम समय में सामान पहुंचाने का इन पर इतना अधिक दबाव है कि गति सीमा से बाहर जाकर उन्हें सामान पहुंचाना होता है। ये तो है जीवन के संघर्षपूर्ण दौर में समाज को भी कुछ जिम्मेदारी उनकी रखनी चाहिए। जल्दी सामान पहुंचाने के दबाव के कारण इन युवाओं कर्मियों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं केवल व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि इसके पीछे एक सामाजिक और आर्थिक संकट भी छिपा है। वही मैंने कहा सामाजिक प्रॉब्लम है ये, जो आज तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन भविष्य में निश्चित ही एक भयावह समस्या के रूप में सामने आएगा, जिसका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। दूसरी ओर सामाजिक विसंगतियां उपजने से इनकार नहीं किया सकता। सेवा क्षेत्र में हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिनका कोई निश्चित वेतन नहीं है, उनके अधिकार भी तो नहीं है। ऐसे में युवाओं का क्या भविष्य होगा? स्पष्ट है कि वह ना तो आर्थिक रूप से कभी वे मजबूत हो पाएंगे और ना ही ढलते उम्र के उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा होगी। दुर्घटना का सबसे भयानक परिणाम मृत्यु की स्थायी अपंगता है। मृत्यु या स्थायी अपंगता है। जब सामान पहुंचाने के कार्य जुड़ा कर्मी अपने जान गंवाता है तो ये न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी गंभीर आघात होता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में करोड़ से अधिक कर्मी इस कार्य में लगे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कार्यरत इन कर्मियों की उपेक्षा वस्तुतः बड़े स्तर पर मानव संसाधन की को हाशिए पर रखने का समान है। इनके परिवारों को समाज में उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। जब किसी कर्मी के साथ कोई हादसा होता है तो ऐसे में उन्हें अपने जीवन को फिर से संवारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दबाव ना सह पाने पर उनके कदम अनैतिक कार्यों और अपराध की ओर भी बढ़ जाते हैं। इसके दूरगामी परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। ऐसे सभी कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। और देखिए गिग वर्कर के साथ एक मुद्दा जुड़ा होता है इनके इनके लेबर लॉज, इनके राइट्स। क्या इनको कंपनीज वो वर्किंग राइट्स प्रोवाइड करा रही हैं? कंपनसेशंस, वर्किंग आवर्स, एक बेसिक जो वर्कर राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कर्मचारी के, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, क्या ये सब इन्हें मिल रहा है? ये भी अपने आप में ये इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एस्पेक्ट है, जो आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। आगे देखते हैं। फिलहाल आज की रखते हैं और डिटेल में करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और एक और बार मुख्य परीक्षा में लगे अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट। और समय का ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले भी कहा था, समय बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। थैंक यू।